हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, इन दिनों बहुत सारी घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही है और सब पर बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे। बरेली में अभी उपद्रव हुआ है और वो अवांछित उपद्रव है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। और लेकिन वहाँ पर योगी सरकार है और योगी सरकार किस तरह से काम कर रही है वो तो आप जानते ही हैं। वहाँ किसी तरह का लोकतंत्र नहीं है, वो पूरी दादागिरी से बुलडोजर के न्याय के हिसाब से काम करते हैं। बरेली में दरअसल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के रोज कुछ लड़कों ने आई लव मोहम्मद के बैनर्स लेकर के आ गए थे। कोई गलत बात नहीं थी उसमें, कोई असंवैधानिक बात नहीं थी, कोई कानून का अवरोध भी नहीं था उसमें, कानून भी नहीं तोड़ रहे थे वो कहीं पे भी। लेकिन ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, जो रोज बजरंगबली के और जय श्री राम के नारे लगाते हैं और वो बैनर लेकर के चलते हैं, हिंदू सेना और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और ये सारे लोग, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि कोई आई लव मोहम्मद कहे। तो इसलिए बवाल हुआ वहाँ पे। पूरी बात करने के लिए शंकरलाल जी चौधरी हमारे साथ हैं, सीपीआई एमएल के प्रदेश सचिव। और इसके बाद हम आरएसएस के संदर्भ में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी उनके 2 अक्टूबर को 100 साल हुए हैं पूरे। और उस रोज जिस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने कही और जिस तरह के आचरण उन्होंने दिखाया, उसके ऊपर अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा लंबी ये भूमिका न बनाते हुए मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार, हमारे बहुत बहुत आभार और वेलकम, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। आपका आभार कि आपको हम जब भी बुलाते हैं आप आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को सही सही जानकारी देते हैं। सर, आपने अभी सुनाई कि बरेली में जो बवाल हुआ और उसके बाद से लगातार वो बुलडोजर और ये सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पे। तो क्योंकि इन अखबारों में कोई खबर ही नहीं आती है तो अधिकतर जानकारी तो नहीं है उसकी। लेकिन आप बताएं कि ये जो मामला है, इसके साथ ही मैं आरएसएस के 100 साल पर जिस तरह से वो सिक्का, 100 रुपए का सिक्का जो है उन्होंने जारी किया, वो मेरे को तो लगता है वो सरकारी सिक्का है या गैर सरकारी, क्योंकि न तो उसमें भारत का नाम लिखा हुआ है और न ही उसमें कोई अशोक चिन्ह है। अशोक चिन्ह महात्मा गांधी और भारत का मतलब भारत का नाम इंडिया वो भी नहीं है। तो इसको कैसे माने कि ये हमारे ट्रेजरी ने या हमारे रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया है, क्योंकि ये इसके ऊपर एक भारत माता का चिन्ह है जिसमें भगवा झंडा है, वो तिरंगा झंडा भी नहीं है और उसको ये जारी किया गया और स्वयं से भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो तो एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का सिक्का हुआ। और उस रोज उन्होंने और भी कई बातें कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत झूठ बोला कि भाई उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया और ऐसे ऐसे जेल गए और पता नहीं। अब उन्होंने एक भी ये इंसिडेंट नहीं बताया कि कौन कौन जेल गया, एक आदमी का नाम भी बताया कि वो ये आज़ादी की लड़ाई में जेल गए। बल्कि गोलवलकर तो साफ ही कहते थे कि हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, हमें तो मुसलमानों के साथ लड़ना, हमें तो हिंदुत्व
हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए लड़ना है, और हमें इस संविधान में भी कोई लेना देना नहीं है, इस संविधान से भी। इसलिए पता नहीं नरेंद्र मोदी साहब वो सब चीजें कहाँ से लेके आए, कहाँ पढ़ा उन्होंने, क्योंकि वो थे तो नहीं वहां पे, पढ़ाई होगा कहीं न कहीं, तभी उनको ये जानकारी है। तो वो उनको बताना चाहिए कि भाई कौन सी किताब में पढ़ा है या कहाँ तथ्य हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि बरेली का जो मामला है वो बहुत ज्यादा संगीन मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि भाई बुलडोजर न्याय तो जल्लाद न्याय है, ये नहीं चल सकता, कानून से ही चलेगा देश। तो फिर ये बुलडोजर चल रहे हैं और इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद हिम्मत जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मसले उठाए हैं, जैसे कि आप हमेशा उठाते रहे हैं। तो ये जो आपने दो मुद्दे दिए, उसमें पहले हम ये बरेली वाला जो मुद्दा है, बरेली में एक तरह का जो वल्वा हुआ और एक तरीके से जिस तरह की पुलिस ज्यादती वहां पुलिस की कार्रवाई दिखाई देती है, उसका जो पृष्ठभूमि है, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि इसके पहले ये जो पोस्टर है आई लव मोहम्मद, ये कानपुर में सबसे पहले अपीयर हुआ। अच्छा, ये आई लव मोहम्मद जिसने भी जो भी उस पोस्टर को लेके आया, या उसका बैकग्राउंड क्या होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो जिसपे कोई पुलिस एक्शन या पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि सभी लोग तो अपने भगवान को या अपने पैगंबर को या अपने लोक देवताओं को उनको तो प्यार करते ही हैं, तभी तो उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा है वो प्यार का एक तरीके से इजहार ही तो है। तो क्यों किसी को ये इस तरह का करेगा, और कानपुर के उसमें ही कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, और उसका विरोध एक तरीके से पूरे यूपी के शहरों में, ज्यादातर यूपी के शहरों में, बल्कि देश भर में उसके खिलाफ एक तरीके से आक्रोश था मुस्लिम समुदाय में कि क्या हमारे पैगंबर को हम ये भी नहीं कह सकते कि हम आपसे प्यार करते हैं या मोहम्मद को हम प्यार करते हैं। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। अब मैं अगर इसकी कोई व्याख्या आइसोलेशन में एक तरीके से नहीं हो सकती कि ये घटना क्यों घट गई। ये घटना असल में इतना बारूद बिछाया हुआ है पिछले, वैसे तो 1925 से आरएसएस ये बारूद बिछाने की कोशिश कर रहा है, उसके सहयोगी संगठन, लेकिन 2014 के बाद में उनको कोई किसी तरह का कोई इसमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई हिच भी उनके सामने नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं को किस तरह से सांप्रदायिकता, एक धर्म विशेष से जोड़ के उनके प्रति नफरत का इतना बड़ा बाजार उन्होंने बना दिया है, इतना बड़ा व्यापक आधार उन्होंने बना दिया है कि उनके खिलाफ आप कुछ भी करेंगे तो देखना यह है कि कोई बोलता भी है कि नहीं बोलता। तो ये जो घटना है वो कोई अलग से घटना नहीं है, वही जो आरएसएस की बहुत लंबे समय से जो मुसलमानों को एक आंतरिक दुश्मन मानते हुए क्रिश्चियनों और कम्युनिस्टों के साथ में जो उनकी जो नीति है उसी का परिणाम है। और ये मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं ऐसे समय पे इसलिए भी की गई होगी जो बड़े पैमाने पे इस तरह से उनके ऊपर एक तरीके से पुलिस कार्रवाई, बेजा पुलिस कार्रवाई करने की, क्योंकि अभी हाल ही में आने वाले समय में अक्टूबर में या नवंबर में, अभी घोषणा शायद हुई नहीं है, पड़ोस के राज्य बिहार में चुनाव होना है। आज ही होने वाली है शाम को। हाँ, आज घोषणा शायद होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जानबूझ के एक सांप्रदायिक माहौल फिर से तैयार करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल इसमें वहां की जो सरकार है उसके निर्देशन में हुआ है, वरना ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि इसको इतने बड़ा बवाल उसका मचाया जाता। और जहां तक पूरी इस घटना का सवाल है, इसका मंतव्य तो मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता कि इसी को जो नफरत है उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो आरएसएस के लोगों की, जो आज के समय में देश में सत्ता भोग रहे हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता पे उनकी पकड़ है, और यूपी में खास तौर से उनकी जो पकड़ बनी हुई है, उसका एक फायदा उठाते हुए, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने इसको एक व्यापक सांप्रदायिक घटना का रूप देने की कोशिश की। ये तो मुझे लगता है इसका वो है। अब दूसरी बात ये हुई कि हुआ कैसे, तो हुआ तो बरेली में कैसे हुआ, घटना तो शुरू में तो कानपुर में हुई।
तो एक तरीके से 26 तारीख को जुम्मे की जो तकरीर उनके यहाँ होती है उसमें यही बात उन्होंने कही, भाई हम हमारे पैगंबर को प्यार करते हैं, ये क्यों नहीं लिख सकते, इसका इजहार क्यों नहीं कर सकते, और इसका हमको विरोध करना चाहिए। तो वो जब जुलूस जा रहा था तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई। अब हो सकता है कि पत्थरबाजी भीड़ के अंदर से किसी सामाजिक तत्व ने की, या उधर से सांप्रदायिक किसी तत्व ने, जैसा कि वो अक्सर करते रहते हैं, वहां से किसी ने की, उस तो जांच का विषय है। पुलिस अगर फेयरली जांच करे तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ के उनके पास उनको कानून के हवाले किया जा सकता है। लेकिन फिर उसको उन्हीं लोगों को जो एक तरीके से पीड़ित है इस मामले में, जो इस इंसिडेंट में पीड़ित है, उन्हीं लोगों पे बड़े पैमाने पे कहते हैं कि 125 लोगों के खिलाफ तो नामजद है, और 1700 लोगों के खिलाफ जो है, 1700-1800 लोगों के, कोई कह रहा है 2500 लोग जो है की संख्या देके इतने लोगों के खिलाफ वो एक तरह से FIR दर्ज हुई है। और उस FIR में जो भाषण देने वाले मौलाना वहां तौकीर रजा हैं, जो IMC जो एक संगठन है उसके नेता हैं, उसको आगे करके, वो चूंकि वहां विरोध का स्वर है तो उसको आगे करके उसका जो संस्थान है उस पर बुलडोजर चला दिया गया। और जितने लोग माने जिस तरीके से बेरहमी से पकड़े गए हैं, और जिस तरह से जैसे सबक सिखाना हो, एक तो गलती पुलिस ने की, एक तो गलती उनके ऊपर बेवजह दबाव बनाया गया, और दूसरा इस तरह का एक बड़े पैमाने पे, पूरे देश के पैमाने पे इस तरह से इस चीज को उछाला गया। ये मुझे लगता है इसका मकसद केवल बिहार चुनाव के जो स्थिति है जहां लग रहा है कि बीजेपी दबाव में है, तो उस दबाव से उन्मुक्त करके हिंदू कंसोलिडेशन का मुझे लगता है इसके पीछे एक कारण है। और पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो सरासर किसी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ने और दूसरे लोगों ने इसकी आलोचना की, हम भी इसकी बराबर आलोचना करते हैं। जिसने कोई अपराध किया हो उसको आप पकड़िए ना, आप पूरे समुदाय को उसमें झोंक दें, पूरे एक जुलूस को उसमें झोंक दें, और पत्थरबाज को नहीं पकड़े, ये तो अपने आप में एक बहुत ही अपराधी तो सर चीफ मिनिस्टर है, जिसने जो भाषाएं इस्तेमाल की कि तौकीर रजा जानता नहीं है कहाँ है, किसका राज है, हम उसको शांत कर देंगे और जेल में बंद कर देंगे, जो भाषा उन्होंने यूज की है, मतलब वो अपने आप में जो है बलवा फैलाने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेदार। पर मैं ये कहूंगा कि इस गैर जिम्मेदारी पूर्ण काम से ही उनकी राजनीति चल रही है। इसीलिए ये कोई अपने आप कोई किसी को धमकी देने मात्र की बात नहीं है, ये बिल्कुल इंटेंशन के साथ किया गया है, एक खास आदमी को करके, और उसको बड़ा बुलडोजर उसके घर पे या उसकी संस्थान पे चला के फिर से ये हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए किया गया है कि हम इनको बख्शेंगे नहीं, और ये देखो ये हिंदुस्तान में क्या क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पैगंबर को प्यार करेंगे, ये इस तरह का खुलेआम कहने लग गए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध या कोई किसी भी तरह का अपराध हो गया। तो ये तो उनकी राजनीति है, मैं तो इसी दृष्टि से उसको समझता हूँ। ये कोई अलग से घटना नहीं है, ये करते रहेंगे, और हम तो रोज ही देख रहे हैं ना इस तरह की घटनाएं। छोटे से, या तो खुद उधर से उकसावा होता है, या कोई छोटी मोटी घटना, अनइंटेंडेड घटना भी हो जाती है जिसका कोई इस तरह का भाव नहीं होता, उसको भी वो सांप्रदायिक रंग देने में माहिर है। तो उसी का एक, उस राजनीति का एक रूप है जिसके चलते, और चूंकि सत्ता वहां उनके पास है तो उसका बेजा इस्तेमाल करना तो वो अपना अधिकार समझते हैं। उनके लिए संविधान, कानून का शासन, ये शब्द तो बेमानी है, और इसी का परिणाम है। सर ये तो बात हो गई। एक ये जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, ये RSS के 100 साल पूरे होने पे जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह का भाषण दिया और झूठ पे झूठ परोसा, और वो सिक्का जो जारी किया, और क्या डाक टिकट तो सरकारी है निश्चित रूप से, वो तो उसके ऊपर बात होनी ही चाहिए। और सिक्का तो मुझे लगता है कि वो मतलब RSS वालों ने जारी किया हो सकता है प्रधानमंत्री से जारी करवाया हो, या रिजर्व बैंक ने अगर ये जारी किया है तो बहुत ही चिंताजनक बात है, अफसोसजनक बात है, क्योंकि उसमें भारत का झंडा नहीं है। मतलब भारत का झंडा तो वैसे भी इस सिक्के पे नहीं होता है, लेकिन भगवा झंडा है, और दूसरा भारत माता का जो चित्र है वो भी मतलब एक तरह का हिंदू देवी देवता का चित्र है, और उस पे इंडिया लिखा हुआ नहीं है, भारत लिखा हुआ नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि रिजर्व बैंक ऐसा सिक्का कैसे जारी कर सकता है।
देखिए, मैं तो समझता हूं कि हालांकि ये तथ्य तो जैसे आपको संशय है, मुझे भी इसमें संशय है कि वो सिक्का आरबीआई ने जारी किया है, आरबीआई की अथॉरिटी से जारी हुआ है, या कोई निजी तौर पे आरएसएस संगठन ने, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, दोगली पोजीशन हमेशा अपनी रखते हैं कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई की स्थिति बनती हो, इस तरह का अगर कोई मसला आता हो तो गली निकाल सके। लेकिन इसका मकसद जो है वो सीधा सीधा ये है कि इस सेंटेनरी वर्ष में आरएसएस को बड़े व्यापक पैमाने पर उसका एक सरकारी स्तर से मेन स्ट्रीमिंग कर दिया जाए। मेन स्ट्रीमिंग तो उसका हो चुका है पहले, लेकिन अब उसको वैलिड भी ठहरा दिया जाए। देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री है, वो अगर ऐसे संगठन का जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे हों, भले ही वो तकनीकी रूप से छूट गए हों, उसके षड्यंत्र के आरोप लगे हों, और ये एक विडंबना भी है कि ये, हालांकि वो तो एक संयोग है कि वो विजयदशमी पे उनका जो स्थापना थी वो विजयदशमी पे 1925 में हुई थी, लेकिन इस साल विजयदशमी संयोग से 2 अक्टूबर को आई, और 2 अक्टूबर को वो दिन है, 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश की आजादी के सबसे बड़े हीरो हैं, और दुनिया में अगर हमारे देश की कोई देश के अलावा कोई अलग से कोई किसका देश, तो गांधी के नाम से पहचान है। और जो उनके हत्या करने वाले संगठनों से आते हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि बन के सरकार की तरफ से जाते हैं, वो भी अपना आपको गांधी के देश से आया हुआ बता के वहां अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। बुद्ध और गांधी दो ही हैं, तो उनके जन्मदिन पे ये संयोग है, लेकिन उसी संगठन ने जिन पे उनकी हत्या का आरोप लगा था और जिसका इस आरोप के कारण उन पे प्रतिबंध लगा था, उस दिन ये बड़ी घटना हुई। तो एक तरीके से विडंबना कहिए उसकी कि जो आरोपी थे उनका महिमा मंडन हो रहा है, और उस महिमा मंडन में महात्मा गांधी, जो आजादी के सबसे बड़े हीरो में से एक हैं, उनको कहीं एक तरीके से इसके सारे इस आवरण में छुपा दिया गया है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने सिर्फ वो राजघाट पे जाके अपना वो जो पुष्पांजलि करते हैं, उसके अलावा किसी तरह का नाम भी, उनके योगदान के बारे में किसी तरह का नाम तक भी नहीं लिया। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ये निश्चय ही बहुत गंभीर बात है। हमने भी जो सामने आया है, जो जाके तो फिजिकली तो किसी ने देखा नहीं, तो उसमें तो यही लग रहा है हमारा झंडा ही नहीं है उसमें, देश का झंडा नहीं है, और उसमें दूसरा पहलू, भारत भी लिखा हुआ नहीं है। और ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, प्रधानमंत्री उसका क्यों वो कर रहे हैं, ये एक अपने आप में मुझे लगता है कि एक पैरेलल सत्ता, जैसे आरएसएस ही स्टेट बन गया है, डीप स्टेट बन गया है, ये स्थिति उन्होंने बना दी है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन इसमें किया क्या जा सकता है सिर्फ, और जो सारा मीडिया है वो प्रशंसात्मक भाव में है, जो गोदी मीडिया है वो प्रशंसात्मक भाव में है, और जो दूसरा जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं उसमें आलोचनाएं हैं, हम भी यहाँ बैठ के उसकी समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन इसका तो कोई, इसकी रीच कितनी है, इसका कितने लोग उसको देखते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से वो जो अपनी योजना बना रहे हैं सत्ता को लंबे तक ले जाने की, 1947 की घोषणा वो कर रहे हैं कि अभी तो आरएसएस के 100 वर्ष हुए हैं, लेकिन अब हम इतना व्यापक, इतना गहरा समाज और सत्ता में इसको कर देंगे कि हमारा शासन स्थायी हो जाएगा। तो उनको जो शासन स्थायी करने की जो बात है, आरएसएस का और सरकार का तो अंतर एक तरीके से खत्म हो गया। वो कहें कुछ भी भले, लेकिन वो अगर शासन होगा हाथ में तभी तो चीजें चल सकेंगी। इसलिए वो एक हाथ मिलाने का कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम है, और ये कुल मिला के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का एक संदेश, किस तरह से हम एक ही हैं, किसी तरह की भिन्नता नहीं है। हालांकि अंदरूनी जो रस्साकस्सी है, जो पावर स्ट्रगल है बीच में, जिससे वो अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, और बाएं गवाए इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि शायद आरएसएस की चॉइस का कोई आदमी नहीं मिला, या जो इन्होंने दिया है मोदी को शायद सूट नहीं कर रहा है, वो भी सर भ्रम फैलाने के लिए ही लग रहा है। मे बी, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल तक किसी राष्ट्रीय पार्टी को, जिसको दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, कम से कम दिखावे के लिए तो अध्यक्ष बनाते,
दिखावे के लिए भी अध्यक्ष नहीं बनाते, तो मैं समझता हूँ नहीं, तो दिखावे के जरूर लिए अंडरलाइन कहीं कहीं कोई उनका तो बात है। जो भी अध्यक्ष बनता है सर, वो दिखावे के लिए ही बनता है, क्योंकि अभी तक 1952 में जब इनकी पार्टी जनसंघ थी, तब से लगा करके आज तक भारतीय जनता पार्टी में रूपांतरण होने के बाद भी कभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, और केवल 2, 3, 4, 5 जने तय मिल करके तय कर लेते हैं कि ये बनेगा, वो ही बनता है, और वो क्या काम करेगा कि हम कहेंगे जो काम करेगा। मतलब अध्यक्ष की कोई ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है। जैसे आपका ये नड्डा है, तो नड्डा क्या है आज की डेट में? उसकी कोई ताकत है क्या? वो जो मोदी कहता है वो करता है, या शाह कहता है वो करता है, बस। उसके अलावा तो वो एक्चुअली उनको वो सूट कर रहा है नड्डा, और उसको हटाना नहीं चाहते, और दिखाना चाहते हैं कि हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों मतलब, और नड्डा भी जो है बीजेपी आरएसएस का ही आदमी है, कोई आरएसएस से अलग तो है नहीं। तो ये मतलब दोनों मिलकर के एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं, मतलब इसी बात पर नहीं, सारी बातों पर सब मिलकर के 100 मुंह से जो बातें बोलते हैं अलग अलग, उससे एक ऐसा भ्रम वाला सब वो बन रहा है वातावरण कि आदमी उसमें सोच ही नहीं पाता कि सही क्या है गलत क्या है। और ये मीडिया उसको जो है हाइप कर रहा है कि ये अध्यक्ष के लिए वो जोशी का नाम आ गया और उसका नाम आ गया और कभी वसुंधरा का नाम आ गया, और बस ऐसे ही चलाते रहते हैं। और कोई यहाँ पे आया वसुंधरा का नाम चल गया, दिल्ली गए वसुंधरा का नाम गायब। तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इश्यू है इनके लिए। ये आपस में मिलकर के और इसको चला रहे हैं, जब चाहेंगे तब दूसरा बदल देंगे। तो सर ये इसी पॉइंट पे इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अभी तक भी आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।